Hello students, good morning everyone. Today we are going to start the next topic weight. वेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। देखो वेट आपका फोर्स ही होता है। वेट जो है फोर्स ही होता है। पीछे मैंने बताया होगा आपको, फोर्स जो होता है F इक्वल टू ma होता है। जब एक बॉडी आपकी लीनियरली यदि मूव कर रही है, जब किसी बॉडी पे हम कोई बॉडी में फोर्स एक्ट हो रहा है, बॉडी लीनियरली मूव करती है, उस केस में फोर्स का रिलेशन ये होता है F इज इक्वल टू एम ई। एम इज मास एंड ए इज एक्सेलरेशन। ठीक है। और यदि बॉडी इन केस ऑफ ग्रेविटी यदि आपकी एक्सेलरेट हो रही है, मूव कर रही है, तो वहां उस केस में फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वहां फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? mg होगा। वहां फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? mg। दिस इज द वेट। इन केस ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपका क्या हो जाता है? इन केस ऑफ ग्रेविटी फोर्स इज वेट। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सीधी सी बात यही है, वेट जो है एक आपका फोर्स ही होता है। वेट जो है फोर्स होता है with which the object is attracted towards the center of earth, जिसके कारण हम यही कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वेट के लिए फॉर्मूला होता है mg। तो वेट की तो डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा नीचे की तरफ होगी, सेंटर ऑफ अर्थ के कारण नीचे की तरफ होगी, ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है आपका। इसलिए वेट की यूनिट जो है वो फोर्स के बराबर ही होगी, और डायरेक्शन किधर होगी? वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है। वेट जो है आपका जीरो हो सकता है। वेट जीरो कहाँ पे होगा? वेट किस पे डिपेंड करता है? मास पे, ग्रेविटी पे। तो मास तो कभी जीरो नहीं होता, ग्रेविटी जीरो हो सकती है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। और ग्रेविटी आपकी वेरी कर सकती है। अर्थ सरफेस पे आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है ग्रेविटी की 9.8, और अर्थ सरफेस से कुछ हम हाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटी आपकी चेंज होगी। तो ग्रेविटी यदि चेंज होती है तो इस केस में वेट भी आपका क्या होगा? वेरी होगा। ठीक है। वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन का हम यूज करते हैं। ठीक है। तो वेट के बारे में आपको ये दिया हुआ है। तो वेट डेफिनेशन में इसकी लिखता हूं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, मतलब फोर्स होगा, इज द फोर्स with which weight of an object is the force with which the object is attracted, with which the object is attracted towards the center of earth, towards the center of earth। ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट किधर होगा? आपका अर्थ के सेंटर की तरफ होगा। तो वेट का जो रिलेशन जो होता है, वेट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा आपका। वेट इज इक्वल टू होगा mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। its direction is towards the center of earth, towards the center of earth।
तो सीधी सी बात है, वेट जो है आपका मास और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होती है, अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ होती है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है। इसलिए वेट की डायरेक्शन में किधर होगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वेट की तो यूनिट जो होगी, क्योंकि वेट हमने क्या बताया था, वेट इज ए फोर्स। इसका मतलब वेट एक फोर्स ही होता है, तो वेट की फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो वेट ऐसा यूनिट जो होगी वो आपकी न्यूटन ही होगी। इसकी क्या होगी, न्यूटन होगी। और वेट ग्रेविटी जीरो हो सकती है, क्योंकि वेट मास और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, इसलिए ग्रेविटी जीरो हो सकती है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इसलिए यू कैन से दैट वेट इज आल्सो जीरो, कहाँ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, वेट आपका जीरो हो सकता है। एंड इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। किसके कारण होगा, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी वेरी करती है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सीधा लिखता हूं, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी। मेनली आपके यही इसमें दिया हुआ वेट का फॉर्मूला होगा mg। वेट एक फोर्स होता है जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ आपका होता है। तो वेट जो है लीनियरली यदि आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके से फोर्स इज इक्वल टू m होता है ना। तो ग्रेविटी के कारण यदि बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेट क्या होगा, mg। उस केस में ये आपका फोर्स ही होता है, वेट इज ए फोर्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू W, W कौन, वेट इज इक्वल टू mg। तो वेट आपका फोर्स ही होता है, आप ये भी कह सकते हो उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में इसकी में आप कह सकते हो वेट को हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस और वेइंग मशीन, वेट करने की तो मशीन जो होती है उससे हम वेट को मेजर कर सकते हैं, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, ठीक है। ये आपके डिफरेंस भी आ जाए, मास और वेट में डिफरेंस बताओ। तो दो टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया, पॉइंट्स भी लिख रखे हैं ऐसे एज इट इज, वहाँ भी आप उनको डिफरेंस भी आप कर सकते हो। ये मैंने वेट के बारे में बताया, वेट को एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन जो है हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ होगी, ठीक है। ऐसा यूनिट वेट की न्यूटन होगी। वेट आपका जीरो हो सकता है, मास जीरो नहीं होता, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो वेट जीरो हो सकता है क्योंकि ग्रेविटी आपकी वेरी करती है इसलिए, ठीक है। और वेट को मेजर करने का डिवाइस होता है स्प्रिंग बैलेंस। तो ये था आपका टॉपिक। इसके बाद में इस पे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका चैप्टर था ग्रेविटेशन जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही करवा रहा हूं मोस्टली मैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। तो ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 10 kg। व्हाट इज इट्स वेट, व्हाट
is its what is its weight, what is its weight on the earth? ये क्वेश्चन है। किसी ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है कितना 10 kg, उसका वेट क्या होगा अर्थ सरफेस पे? अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है और बाकी प्लेसेस के ऊपर ये वैल्यू आपकी वेरी करती है। क्यों? इसलिए वेट का जो रिलेशन हम जानते हैं, वेट इज इक्वल टू क्या होता है mg, m दे रखा है 10 into 9.8, इसको पॉइंट डालो तो वेट क्या हो जाएगा 10 into 98/10, तो ये से कट जाएगा आपका। तो वेट उस पर्सन का क्या होगा 98 न्यूटन आएगा। न्यूटन को n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का मास आपको दे रखा था, उसका वेट हमें निकालना था। ठीक है, इसके बाद में और मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको इसके ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, हाउ डज द force of gravitation between the two objects change, between two objects change when distance between them, when distance between them is reduced half। छोटा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा जब डिस्टेंस को हम क्या कर दें हाफ कर दें। डिस्टेंस को मान ली कितना हाफ, किसका होगा इनिशियल का हाफ होगा वो। ये क्वेश्चन है और सिंपली हम ये जानते ही हैं दो ऑब्जेक्ट्स का मास m1 m2 r डिस्टेंस पे रखे हुए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा उनके बीच में g m1 m2 by r स्क्वायर, यही तो होगा। अब हमें इस क्वेश्चन में ये तो हमने बताया है कोई भी दो ऑब्जेक्ट यदि आपको दे रखे r डिस्टेंस पे रखे हुए मास m1 m2 उनका, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये होगा। इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा डिस्टेंस को हाफ कर दे, तो F बराबर g m1 m2 रेडियस को हाफ कर दे, डिस्टेंस को कितना कर दे हाफ, r/2 का होल स्क्वायर राइट। ठीक है, देन g m1 m2 by r स्क्वायर इनटू 4 आ जाए। ये g m1 m2 by r स्क्वायर क्या है आपका किसके बराबर है f के बराबर है। f डैश जो है आपका कितना आएगा ये 4 है, 4 टाइम्स ऑफ f हो गया। इसको हम ये होगा यदि हम डिस्टेंस को हाफ कर दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा आपका 4 टाइम्स होगा। कितना होगा ये 4 टाइम्स होगा किसकी इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ये क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ मैं आपको लिए।
ball is thrown vertically upward with the velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है मैक्सिमम हाइट। कैलकुलेट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, बुक में मिल सकते हैं, आप देखोगे तो। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच it rises, ठीक है। अगला इसमें पार्ट, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द टोटल टाइम it takes to return to the surface of earth, ये क्वेश्चन, एक बॉल को जो है थ्रो कर रखा है वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच वेलोसिटी, इस वेलोसिटी थ्रो किया हुआ है, इसको यू हो गई, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट हम इसमें कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट निकालनी है, कितनी इस वेलोसिटी से जब इसको थ्रो करते हैं एक बॉल को, कितनी हाइट राइज करता है। तो जहां सीधी सी बात है, हम इसको थ्रो करते हैं तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां बॉल रुकेगी, तो उसकी फाइनल स्पीड उसके इसमें क्या होगी, 0। और अगेंस्ट ग्रेविटी बॉडी को हम थ्रो कर रहे हैं, जी की वैल्यू क्या आएगी, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू 9.8 होती है सरफेस पे, और नीचे की तरफ यदि बॉडी एक्सेलरेट हो रही हो तो अगेंस्ट ग्रेविटी बॉडी मूव कर रही है, जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, बता रखा है मैंने। एच निकालना है, वी यू आपको दे रखा है, थर्ड इक्वेशन लगा दो। इन केस ऑफ ग्रेविटी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ g इनटू h। v 0 दिया हुआ है, u दे रखा है 49 इनटू 49, u स्क्वायर करना है 2g माइनस 9.8 था, माइनस लगा दिया मैंने, h आपको निकालना है, ये से कट जाएगा, h निकाल दो, सीधा सोल्व कर दो इसको। 49 इंटू 49 बाई 2 इंटू 9.8 था, पॉइंट हटा दो इसका, ऊपर 10 आ जाएगा। 49 टू 98 है, और जो है 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। अब जो है आप इसको सोल्व कर दो, h इज इक्वल टू कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 245 बाई 2, ये आएगा 122.5, इसका आंसर आएगा 122.5 मीटर आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट जो है उसकी आपकी ये आएगी, ठीक है। ये आपका h आ गया भाई, निकाल लोगे ना, इस थ्रो कर रखा है, जहां बॉल रुकेगी वहां से फाइनल स्पीड आ जाएगी, जी आपको दे रखा था। थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दो, यहां से सॉल्व करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की।
सेकंड पार्ट इसमें क्या है, कैलकुलेट द टोटल टाइम, टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम आपको निकालना है, टी निकालना है, टोटल टाइम को हमने टी से लिखा, कैपिटल टी से, वो हमें निकालना है। रिटर्न टू सरफेस ऑफ अर्थ, बस जब बॉल को ऐसे थ्रो किया तो ये तो इसको हमने मान लिया टाइम ऑफ असेंट मान लिया, ये मतलब यहां से यहां तक का टाइम हो गया, तो यहां से नीचे जो आएगा वो टाइम, टोटल टाइम निकालना है यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, तो ये भी उतना ही होगा, जितना भी ये होगा उतना यही होगा, यही तो होगा। तो पहले हम जब बॉल को थ्रो करते हैं ना ऊपर की तरफ, उस केस में when the ball is thrown upward, when ball is thrown upward, जब बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं उस केस में लगाओ फर्स्ट क्वेश्चन, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस dt, v आपका 0 था और u दे रखा था कितना 49, g माइनस 9.8 इंटू टी, इसको इधर ले आओ, 9.8 टी इज इक्वल टू 49, तो टी इज इक्वल टू आएगा 49 बाई 9.8, ऊपर 10 आ जाएगा आपका, क्यों 9.8 आधा पॉइंट आधा इसके ऊपर 10 आ जाएगा, तो 49 टू 98 और 2 5 10, तो टी इज इक्वल टू आपका 5 सेकंड आ गया। तो सीधी सी बात है, ये तो कौन सा टाइम आया आपका, जब बॉल को यहां से यहां तक का थ्रो किया हमने, उतना ही टाइम चलेगा, तो टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम ऊपर जाने का टाइम भी 5 आ रहा है, तो नीचे आने का कितना होगा 5 होगा, टोटल टाइम कितना आएगा आपका 10 सेकंड आएगा। जब बॉल ग्राउंड को टच करेगी उस केस में उसका टाइम आ जाएगा लगभग कितना 10 सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन और सोल्व कर रहा हूं इसके ऊपर में, लास्ट क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन और भी दे रखे हो, सोल्व करोगे आप, तो आप कर लोगे, ये कर लो आप क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, a ball thrown up vertically, a ball thrown up vertically, return to thrower, return to thrower after 6 seconds, after 6 सेकेंड, पहला पार्ट फाइंड, फर्स्ट पार्ट इसका है वेलोसिटी विद विच it was thrown up, सेकेंड है maximum height it reaches, maximum height it reaches, third its position after 4 seconds, 4 seconds,
क्वेश्चन इसका अलग क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है वो देखो, ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रो आफ्टर 6 सेकंड। 6 से बॉल को ऐसे थ्रो किया, और यहां से नीचे आता है, तो टोटल टाइम हो गए। टोटल टाइम जो है वापस जब आता है ना 6 सेकंड के बाद में आता है। यहां से इसमें ये टाइम 3 सेकंड होगा, तो ये टाइम में कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा आपका 6 सेकंड आएगा। ठीक है, पहला पार्ट इसमें कह रहे हैं कि वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना है, इस किस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी सीधी सी बात है, रुकेगा वो क्या आएगी आपकी, फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी इसकी, वो 0 आ जाएगी। ठीक है, और इसका मतलब यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, t कितना आएगा, 3 सेकंड आएगा। 6 सेकंड कौन सा है, यहां से ये और ये नीचे तक का। हमने तो ये वेलोसिटी निकाल ली, यहां से किस वेलोसिटी को थ्रो किया, तो टाइम 3 सेकंड आएगा। और g इस केस में क्या आएगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट लगा दो, v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस dt, v 0, u निकालना है, g -9.8 और t 3। इसको इधर ले आओ, u इक्वल टू आ जाएगा 9.8 by 10 into 3। ये सीधा ही कर दो, इसको डिवाइड क्या करो, ये आ जाएगा u इक्वल टू क्या आएगा 9.8 into 3, u इक्वल टू आएगा 24 29.4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब उसको हमने किस वेलोसिटी से थ्रो किया, उस बॉल को 29.4 मीटर पर सेकंड। पहला पार्ट है इसका ही। दूसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट इट रीचेज। मैक्सिमम हाइट h निकालना है, इसके लिए क्या करोगे आप, सेकंड इक्वेशन लगा दो, h इज इक्वल टू होगा ut प्लस हाफ ऑफ dt स्क्वायर। h निकालना है, u आपका है 29.4, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, और टाइम कितना था 3, प्लस हाफ, जी की वैल्यू -9.8 है तो माइनस कर दिया मैंने, इनटू, इससे कर लो चाहिए उससे कर लेना, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और 2gh से वही बात आएगी, t स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। ये तो आपका आएगा 4.9 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 12, ये तो है 88.2, और माइनस कितना आएगा इसमें से घटाओगे तो आप 0.30, ये आएगा 144। इसका मतलब x जो है वो आपका आएगा 44.1 मीटर। इसको सोल्व करोगे ना, मैंने इसको घटा के बता दिया आपको सब्ट्रैक्शन के बाद में, तो 44.1 मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन की, 44.1 मीटर। हमने सेकंड इक्वेशन लगा दी, ut प्लस हाफ dt स्क्वायर, अगेंस्ट ग्रेविटी बॉडी को थ्रो किया जा रहा है, j माइनस में आ जाएगा, t आपको दे रखा था 3। थर्ड पार्ट इसकी बात करते हैं, थर्ड पार्ट इसका। ठीक है, इसके टर्म्स तो बताइए आपको। इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, इसकी पोजीशन जो है 4 सेकंड के बाद में कहां होगी। बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो सीधी सी बात है 3 सेकंड के ऊपर, 3 सेकंड में कितनी हाइट अटेन की, 44.1 मीटर, ये तो की।
तो ये 3 सेकंड की पोजीशन है, तो हम ये कह रहे हैं टॉप से जब यहां तक आती है 1 सेकंड में मान लो यहां आ गई, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें निकालना है। ये हमें क्या करना है, निकालना है। इसके लिए फिर आप क्या करो, इक्वेशन मोशन लगा दो वही सेकंड h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ dt स्क्वायर। h इस केस में आपको निकालना है, ये निकालना h ये होगा, ठीक है। h1 कर दो, इस केस में h1 कर दो, वो h था, ये h हो गया भाई, ये तो आपका हो गया h ले लिया सपोज, और ये हो गया आपका h डैश, ठीक है। u इस केस में यहां से इनिशियल स्पीड हो क्या हो गया आपकी 0 होगी, वो तो प्लस हाफ और g, यहां से नीचे की तरफ बॉडी आ रही 1 सेकंड के लिए, हम 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, वो निकाल रहे हैं। तो 1 आ जाए, g कितना होगा 9.8 बाई 10 कर दिया इनटू t स्क्वायर। टाइम कितना इस केस में, t यहां होगा 1 सेकंड, तो 3 सेकंड का भी हो गया, 1 सेकंड का ही हो गया, 4 सेकंड 1 आ जाएगा, ये इसको 9.8 रहने दो, एक ही बात है। तो 4.9 आ जाएगा, ये 4.9 आ जाएगा। h1 जो है वो आपका 4.9 मीटर आ जाएगा। तो ग्राउंड से तो डिस्टेंस जो होगा, ग्राउंड से तो डिस्टेंस जो होगा, तो लास्ट में लाइन लिख देता हूं मैं, आफ्टर 4 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड the object, ball दिया, the ball at a distance, at a distance 4.9 मीटर, ये ऊपर से है, from the top, कहां से, टॉप से कितना होगा, ये h डैश आपका कितना आ गया 4.9 फ्रॉम टॉप, एंड बॉटम से कितना होगा, एंड बॉटम से होगा आपका, पहले टोटल हाइट कितनी थी 44.1, और ऊपर से कितना है 4.9, तो कितना है 2 मीटर। तो बॉटम से जो है कितना डिस्टेंस पे होगा वो बॉल 39.2, ये कहां से होगा बॉटम से, और टॉप से 4 सेकंड के बाद ग्राउंड से तो कितना हाइट पे होगी, टॉप से कितना हाइट पे होगा, टॉप से होगा 4.9 और ग्राउंड से कितना होगा 39.2 मीटर। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इससे कंप्लीट नोट्स पढ़ना और इसकी तैयारी करो आप, ठीक है। थैंक्स बहुत।